दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पर आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम में आने वाला है। मतलब इस तरह का प्रश्न का बहुत ज़्यादा संभावना है आने का। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का। झारखंड सामान्य ज्ञान का आपका 25 से 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 25 से 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न, देखिए, प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की पाई जाती है। तो देखिए, कुछ 2-3 जनजाति को अगर हम लोग छोड़ दें, बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वह सभी आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति की होती है। केवल 2 जाति आपका देखिए मुंडा और कुरमाली। मुंडा और कुरमाली को छोड़ दें तो ये जनजाति आपका प्री द्रविड़ियन सिर्फ यही 2 जनजाति ऐसी है जो आपका प्री द्रविड़ियन जनजाति है। बाकी जितने भी जनजाति हैं झारखंड में सभी आपका प्रोटो एस्ट्रोलाइड है ना। सभी आपका प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। सिर्फ मुंडा और कुरमाली जनजाति को छोड़कर बाकी सभी प्रोटो एस्ट्रोलाइड जनजाति के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि वन और शिकार पर आश्रित जनजाति कौन सी है। कौन सी ऐसी जनजाति है जो पूरी तरह से वन और शिकार पर आश्रित है। तो देखिए, बिरहोर, दूसरे में सब्र, तीसरा में पहाड़िया। वन पर आश्रित जनजाति बिरहोर, पहाड़िया, है ना। यहाँ पर आप 1-2 नाम और जोड़ सकते हैं। सबर, पहाड़िया तो है ही, है ना। फिर बिरजिया, और कौन सा जनजाति है तो बिरजिया। ये सब जितने भी जनजाति हैं, बिरहोर, सबर, पहाड़िया, बिरजिया, सभी आपका वन और शिकार पर आश्रित जनजाति है। वन और शिकार पर आश्रित जनजाति है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखें। झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की कौन सी जनजातियां ऐसी है जो झूम कृषि पर आश्रित है। दोस्तों, यह क्लास आप आदिति सिन्हा कैरियर क्लासेस के थ्रू से देख रहे हैं। आप लोग हमारे क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं भी और मेहनत कर सकूं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मिल रहा है उसको आप लोग ज़रूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर क्या है कि झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति आपका मलेर, संथाल, सब्र, कोरबा और पहाड़िया। ये सब कुछ जनजाति ऐसी है जो झूम कृषि पर आश्रित है ना। संथाल हो गया, सब्र हो गया, कोरबा हो गया और पहाड़िया, ये सब झूम कृषि पर आधारित जनजाति है। अगला पॉइंट यहाँ पर
पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति कौन सी है? तो केवल खेरवार, सिर्फ और सिर्फ खेरवार जनजाति ऐसी है, खेरवार जनजाति ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपका पशुपालन और चराई पर आश्रित है। ठीक है, पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति आपका कौन सा है? तो खेरवार जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड की कौन सी जनजाति ऐसी है, झारखंड की कौन सी जनजाति ऐसी है जो सामान्य दस्तकार है, सामान्य दस्तकार है। तो देखिए, लोहार, करमाली और चीक बड़ाइक, लोहार, करमाली, चीक बड़ाइक, फिर आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं महली, है ना, महली और असुर। ठीक है, देखिए, लोहार, करमाली, चीक बड़ाइक, महली और असुर, ये सब सभी जनजाति ऐसी हैं जो सामान्यतः दस्तकार पर आधारित काम करती है, दस्तकार पर आधारित काम को करती है। ठीक है, कौन कौन सा, एक बार मैं फिर दोहरा दूं, लोहार, करमाली, चीक बड़ाइक, महली और असुर जनजाति। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि संथाल परगना के अलावे और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं व्यापक पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर। ठीक है, व्यापक पैमाने पर। तो देखिए, संथाल परगना के अलावे आपका रांची हो गया, धनबाद हो गया और हजारीबाग। संथाल परगना के अलावे और कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो रांची, धनबाद और हजारीबाग। ठीक है, रांची, धनबाद, हजारीबाग। आप गिरिडीह को भी लिख सकते हैं, है ना, गिरिडीह में भी पाए जाते हैं, पलामू में भी पाए जाते हैं और सिंहभूम में, है ना। लेकिन अगर मुख्यतः देखेंगे, मुख्यतः आपका कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ संथाल परगना में। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो देखिए, संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं, संथालों में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। आप नोट करेंगे, हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मंडी, सोरेन, टुड्डू, बास्के, बेसरा, पोरिया, चारे,
है ना, बेंदिया। तो देखिए कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं संथालों में। संथालों में कुल आपका 12 गोत्र पाया जाता है। एक आपका हंसदा हो गया, मुर्मू हो गया, किस्कू हो गया, हेम्ब्रम हो गया, मंडी, सोरेन, टुड्डू, बासो, वापरा, पैरिया, चौरे और बेंदिया। तो कुल 12 तरह के गोत्र इस जनजाति में पाए जाते हैं। कौन से जनजाति में? तो संथाल जनजाति में। संथालों में विवाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसको हम लोग बापला के नाम से जानते हैं, है ना। संथालों में विवाह का किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में विवाह का नाम बापला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? ये आपका देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आया हुआ भी प्रश्न है ना, कि संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो पौन कहलाता है ना। वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो पौन कहलाता है। ठीक है। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो पौन कहलाता है। अगर संथाल समाज में सबसे कठोर समाज का बात किया जाए तो सबसे कठोर समाज आपका क्या कहलाता है? सजा। तो बिठलाहा। सबसे कमजोर कहने का मतलब सबसे कठोर सजा। सबसे कठोर सजा आपका कौन सा है? तो बिठलाहा। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आता है ना। यह एक तरह का आपका क्या है? तो सामाजिक बहिष्कार। अगर किसी को हम लोग समाज से निकाल देते हैं तो, ठीक है, समाज से निकाल देते हैं तो उसको संथालों की भाषा में क्या कहते हैं? तो बिठलाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बिठलाहा कहा जाता है। संथाल गांव की देखिए, ठीक है, संथाल गांव के जो प्रधान होते हैं वह, है ना, संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? देखिए संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहा जाता है। ठीक है। संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहा जाता है। और जहाँ इसकी पंचायत बैठती है, ठीक है, जहाँ इसकी पंचायत बैठती है उसे मांझी थान कहा जाता है। देखिए संथाल गांव की पंचायत का जो प्रमुख होता है, जो मुख्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं। और यह पंचायत जहाँ बैठा जाता है उसको मांझी थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मांझी थान कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? संथालों के मुख्य ग्राम देवता जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। तो देखिए संथाल के जो मुख्य देवता है उनको जाहिर एरा के नाम से जानते हैं।
जो ग्राम देवता है ना, जो ग्राम देवता है उनको जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है, और जाहिर थान इनका निवास स्थान। ठीक है, संथालों का जो जनजाति है उनका निवास स्थान को जाहिर थान कहा जाता है। और देखिए, देवता पूछेगा तो जाहिर एरा, और निवास स्थान तो जाहिर थान यानी जाहिर स्थान। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे उरांव, है ना, उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ। देखिए, उरांव जनजाति, उरांव शब्द किसके द्वारा दिया गया है? पहला पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उरांव शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, उरांव शब्द गैर आदिवासी, है ना, उरांव शब्द आपका सदानों द्वारा दिया गया। उरांव शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो सदानों द्वारा। उरांव शब्द गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया। उरांव अपने आप को कुरुख कहना ज़्यादा पसंद करवाते हैं। ठीक है, उरांव खुद को कुरुख कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह इनको देने वाला कौन था? तो गैर आदिवासी, है ना, सदानों के द्वारा इनको उरांव शब्द दिया गया, लेकिन ये अपने आप को कुरुख खाना ज़्यादा पसंद करवाते हैं। देखिए, उरांव जनजाति में भी कितने गोत्र पाया जाता है? तो 14 गोत्र पाया जाता है। उरांव जनजाति में कौन कौन? तो लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्पोट्टा, है ना, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बैक, खेलबो, केरकेट्टा, केरकेट्टा। देखिए, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाया जाता है? तो 14 गोत्र पाया जाता है। लकड़ा, रुंडा, गाड़ी, तिरकी, किस्पोट्टा, टोप्पो, एक्का, लिंगा, मींज, कुजूर, बांडी, बेक, खलको और करकेट्टा। ये सभी 14 गोत्र हैं जो उरांव जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, यह कौन सा जनजाति में इतना गोत्र पाया जाता है? तो उरांव जनजाति में। उरांव में विवाह का सर्वाधिक, उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह, यानी अरेंज मैरिज। उरांव में सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव में सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, जिसने भावी वर को कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता था। देखिए, सेवा विवाह भी इसमें आपका प्रचलित है। ठीक है, सेवा विवाह भी प्रचलित है, जिसमें भावी वर वधु कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करते हैं। दोस्तों, यह क्लास आप आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस के थ्रू से देख रहे हैं। आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का कमेंट्स
लगता है कि नहीं और इसमें होना चाहिए कुछ, तो ज़रूर अपना कमेंट्स को रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। गांव का मुखिया, देखिए गांव का मुखिया है ना क्या कहलाता है? उरांव जनजाति का, यहाँ पे ये आपको जोड़ना है। उरांव जाति का जो गांव होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो उसका मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है, उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है और महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। सामाजिक प्रशासनिक, सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। ठीक है, उरांव गांव का मुखिया महतो होता है और इसका काम क्या है? तो सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखना। उरांव के सर्व प्रमुख देवता कौन है ना? उरांव के सर्व प्रमुख देवता आपका कौन है? तो देखिए, धर्मेश और धर्मी, धर्मेश और धर्मी, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष, देखिए इस देवता को सूर्य के समकक्ष माना जाता है। और इसमें कैटेगरी है, जैसे देखिए मरांग बुरु, मरांग बुरु पहाड़ देवता है ना, पहाड़ों के देवता को उरांव जनजाति में मरांग बुरु कहते हैं। ठाकुर देव, ठाकुर देव को ग्राम देवता कहा जाता है। डीहवार, डीहवार सीमांत देवता को कहा जाता है ना, डीहवार। और पूर्व, पूर्व जात्मा, पूर्व जात्मा कुल देवता को कहा जाता है ना, कुल देवता को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मरांग बुड़ू पहाड़ी देवता को, ठाकुर देव ग्राम देवता को, डीहवार सीमांत देवता को और पूर्व जात्मा कुल देवता को कहा जाता था उरांव जनजाति में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछता है ये, ठीक है, कि पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो मरांग बुरु। ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो ठाकुर देव। सीमांत देवता को क्या कहते हैं? डीहवार। और कुल देवता को पूर्वात्मा। ठीक है, और उरांव के जो देवता हैं उनमें धर्मेश और धर्मी ज़्यादा प्रचलित हैं, जो सूर्य के समक्ष माना जाते हैं। अगला हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, उरांव के पूर्वज की आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है ना? उरांव के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन कहलाता है। ठीक है, निवास स्थान क्या कहलाता है? तो शासन कहलाता है। उरांव के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान आपका शासन कहलाता है। उरांव जनजाति उरांव जनजाति के युवक युवतियां के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति के युवक युवतियों का शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था आपका कौन है? तो धूमकड़िया। धूमकड़िया के युवक और युवतियां गीत संगीत
नृत्य, शिकार आदि जनजाति रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए धूमकरिया उरांव जनजाति के युवक युवतियां के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जो क्या करती है, तो गीत संगीत का काम, नृत्य का काम और शिकार का काम, है ना। धूमकरिया में प्रवेश किस समय होता है? धूमकरिया में देखिए 10 से 11 वर्ष की आयु 10 से 11 वर्ष की आयु के समय लोग इसमें प्रवेश करते हैं। और यह आपका सरहुल त्यौहार के समय प्रवेश दिया जाता है। कब, किस अवस्था में? तो 10 से 11 वर्ष की अवस्था में। और कौन सा त्यौहार में? तो सरहुल त्यौहार में। ठीक है, कौन सा त्यौहार में? तो सरहुल त्यौहार में। देखिए मुंडा का अर्थ, मुंडाओं की भाषा में आपका क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, मुंडा जनजाति में मुंडा का क्या अर्थ है? तो मुंडा का अर्थ है विशिष्ट जनजाति, विशिष्ट व्यक्ति। फिर देखिए आगे, मुंडाओं का सघन, मुंडा का संबंध निम्न किस प्रजाति समूह से? तो मैंने शुरू में ही बताया, प्री द्रविड़ियन। आपका एक मुंडा और दूसरा कुरमाली, ये जो दो जनजाति है ना, ये जो दो जनजाति है, ये आपका प्री द्रविड़ियन जनजाति है। उसके बाद चलिए दोस्तों, अब लास्ट हो रहा है। मुंडाओं के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा, गीती ओड़ा आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कि मुंडाओं के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा, जहाँ पे इन लोगों को प्रशिक्षण के लिए इनवाइट किया जाता है या बुलाया जाता है। ठीक है, किसको? तो गीती ओड़ा। अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, मुंडा में विवाह को क्या कहते हैं? कौन सा प्रचलित रूप है? तो मुंडा में विवाह को अरंडी, है ना, अरंडी कहा जाता है। ऐसे इसमें बहुत सारे विवाह प्रचलित है, जैसे आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह। लेकिन मुंडा में विवाह को क्या कहा जाता है? तो अरंडी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुल 20 से 25 प्रश्न को हम लोगों ने देखा। क्लासेस आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, और अगर ख़राब लग रहा है ना, तो फिर ज़रूर अपना कमेंट्स को रखें कि कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं यह, है ना, वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग हमारे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।